नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा, पिछली क्लास आपने अगर देखी होगी तो हम बात कर रहे थे वायुमंडल के बारे में। तो मैंने वायुमंडल को 3 भागों में विभाजित किया था। वायुमंडल की यहाँ पर हम चर्चा करें तो वायुमंडल को 3 पार्ट में हमने विभाजित किया था। एक तो वायुमंडल के कार्य हम जान रहे थे, दूसरा हमने बात की वायुमंडल के संगठन की बात की, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और तीसरी बात हमने आप करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो ये 2 पार्ट हम यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर चुके हैं। ये 2 पार्ट हम आसानी से यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। घर बैठे सब लोग आप बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट बेस आप देख रहेंगे। धीरे धीरे करके समझ के चलते हैं। मैं बहुत तेज़ी से नहीं करा रहा हूँ, बहुत आराम से सारी चीज़ों को करा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और थोड़ा सा क्या है कि चीज़ों को धीमी गति से समझना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे संरचना की, वायुमंडल की संरचना की। हालांकि हम पढ़ते चले आ रहे हैं बहुत पहले से ही कि किस प्रकार से वायुमंडल को विभाजित किया गया है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम जानेंगे एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आरएएस और अगर आईएएस की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। जो चीज़ें आपको बेसिक पता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम यहाँ पर जानकर चलेंगे। तो देखिए, शुरुआत कर देते हैं हम यहाँ पर टॉपिक की। इसका नाम है वायुमंडल का संरचना। तो वायुमंडल की संरचना, ठीक है। तो देखिए, वायुमंडल की संरचना की हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भागों में इसको विभाजित कर देते हैं। और वो 2 भाग कौन से होंगे? एक भाग आपका होता है तापीय विशेषता के आधार पर। तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण, तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा हम बात करेंगे रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता के आधार पर। ठीक है, तो 2 भागों में इसको पहले बांट लेते हैं। एक तो हम तापीय विशेषता के आधार पर, क्योंकि लेयर्स में टेम्परेचर की अलग अलग अंतर आपका पाया जाता है, अलग अलग तापमान को लेकर विशेषताएं पाई जाती हैं। और दूसरा हम बात करेंगे किसके? रासायनिक संगठन को लेकर भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम बात करेंगे इसके बारे में। तो क्या स्थिति यहाँ पर बनेगी? तो देखिए, तापीय विशेषता के आधार पर देखा जाए तो आपको पता है कि इसको हम बांट लेते हैं किसको में? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल बोल देंगे, समताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद हम बात करेंगे बहिर्मंडल। तो ये स्थिति बनती है किसके आधार पर? ताप के आधार पर या तापीय विशेषता के आधार पर। और अगर हम बात करें इसको रासायनिक विशेषता के आधार पर, तो इसको फर्दर 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 2 भागों में इसको बांट देते हैं। एक भाग कहलाता है सममंडल, सममंडल, और दूसरा भाग कहलाता है विषम मंडल। ठीक है,
तो यहाँ पर गैसों का समान मिश्रण पाया जाता है, समान रूप से पाई जाती हैं, तो इस वजह से इसको सममंडल है। और वहाँ पर गैस है विषमान रूप से पाई जाती हैं, उसको हम बोलते हैं विषम मंडल। तो आपसे सीधा एक और प्रश्न बनता है कि सममंडल में वायुमंडल की कौन कौन सी परतें आती हैं। तो सममंडल के अंदर ध्यान रखना, एक तो शोभ मंडल आ जाएगी, शोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, समताप मंडल, और तीसरा आ जाएगा कौन सा, मध्य मंडल, मध्य मंडल। ठीक है, क्योंकि 0 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम माना गया है किसको, सममंडल को माना गया है, और 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना गया है किसको, विषम मंडल को ही माना गया है। तो इसके अंदर 2 परतें आ जाएंगी बच्चों, एक कहलाएगा आयन मंडल और दूसरा कहलाता है बहिर्मंडल। तो उम्मीद है इस तरह से कुछ क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल सी बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि वायुमंडल की संरचना को अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखें इस बात का कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आपका बन सकता है, किस तरह से आप औरों से बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि वायुमंडल की संरचना को 2 भागों में बांट दिया, एक तो आपका तापीय विशेषता के आधार पर और दूसरा है रासायनिक विशेषता के आधार पर। तो तापीय विशेषता के आधार पर भी वही परतें हैं जो आपकी रासायनिक विशेषता पर हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि सममंडल में वायुमंडल की कौन कौन सी परतें आती हैं। तो ध्यान रखना, सममंडल में वायुमंडल की 3 परतें आती हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, जबकि विषम मंडल में क्या आ जाएगा, आयन मंडल और बहिर्मंडल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बात करें वायुमंडल की, तो ये अब एक एक करके इन परतों की विशेषता जान लेते हैं कि क्या शोभ मंडल में है, क्या समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल की बात करें तो एक डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा। तो देखिए यहां पर मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी है ये, और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतें दिखाई देती हैं। तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतों में जैसे यहाँ पर एक परत है, एक परत यहाँ पर है, और इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम बात बोले हैं, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है इसको हम बोलते हैं क्या, शोभ मंडल बोलते हैं या ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इसकी जो सबसे ऊपरी सीमा है, ध्यान रखना इस सीमा को हम क्या बोल देंगे, शोभ सीमा बोल देते हैं, शोभ सीमा, जिसका मतलब होता है ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो द अपर मोस्ट लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज, ऊपरी सीमा कहलाती है। उसके बाद दूसरी सीमा शुरू हो जाती है जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, या हम इसको बोल रहे हैं स्ट्रेटोस्फियर। हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान रखें बच्चों इस बात का, इसको हम बोलते हैं समताप सीमा, समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज कहलाता है। यहाँ पर पॉज लग जाता है, फिर दूसरी सीमा शुरू हो जाती है। उसके बाद हम बात करें एक और मंडल की, तो इसको हम बोलते हैं मध्य मंडल या मीसोपॉज। मीसोपॉज कहलाता है, सॉरी मीजोस्फीयर कहलाएगा, पॉज तो बाद में आएगा, मीजोस्फीयर। और उसके बाद एक और लेयर शुरू हो जाती है, इसको हम बोलते हैं मध्य
सीमा और मध्य सीमा का मतलब होता है मीसोपॉज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल या आयोनोस्फीयर। इसको हम बोलते हैं आयन सीमा, आयनोपॉज। इसको बोलते हैं बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। और इसके बाद कोई पॉज नहीं लगता है, यहाँ पर आपका होता है चुंबक मंडल, चुंबक मंडल जो अंतरिक्ष का भाग है, अंतरिक्ष के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर इसको बोलते हैं, इंग्लिश में लिखें तो मैग्नेटोस्फीयर। तो यहां से पृथ्वी से देखिए, पृथ्वी से 8 से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर ये लेयर पाई जाती है। तो इसकी ऊंचाई मैं लिख दूं कितनी, 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक। मतलब ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है और भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। क्यों होती है उसको हम अभी आगे जानेंगे। 18 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई किसकी होती है, समताप मंडल की। 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई किसकी होती है, मध्य सीमा की। और 80 से लेकर, ध्यान रखना, यहाँ पर 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानते हैं। और इसके बाद इसकी निचली सीमा 1000 किलोमीटर है और इसकी ऊपरी सीमा 10,000 किलोमीटर है। तो बहिर्मंडल की निचली सीमा 1000 से लेकर ऊपरी सीमा 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। और अगर हम बात करें इसके दो भागों की, ठीक है, तो 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई, 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, सममंडल बोलते हैं। 0 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई सममंडल कहलाती है और 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई विषम मंडल कहलाती है, विषम मंडल कहलाती है। ये स्थिति बनती है। क्लियर हो रहा होगा, बेसिक चीजें हैं ये। तो वायुमंडल की परतें हो गई। क्रम ध्यान रखें, क्रम जरूर ध्यान रखें। कभी कभार सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्रम ही हमको याद नहीं है। तो सबसे नीचे ध्यान रखना, शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और फिर आपका बहिर्मंडल है। और उसके ऊपर मैग्नेटोस्फीयर या चुंबक मंडल आपका शुरू हो जाता है। अब देखिए, बात करें हम इस स्थिति की, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हम शोभ मंडल की बात करें तो इसके अंदर इन परतों की क्या क्या विशेषताएं हैं वही ध्यान रखें। शोभ मंडल की ऊपरी सीमा को शोभ सीमा बोलते हैं, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मध्य सीमा, आयन मंडल की ऊपरी सीमा आयन सीमा। और बहिर्मंडल जुड़ा रहता है किसके साथ, अंतरिक्ष के साथ जुड़ा रहता है, तो उसके ऊपर कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये वायुमंडल की सबसे नज़दीकी परत है, पृथ्वी की सबसे, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा गैसों का मिश्रण यहीं पाया जाएगा। अगर समस्त गैसों के द्रव्यमान को देखा जाए तो लगभग 75% द्रव्यमान किस भाग में मौजूद है, शोभ मंडल में ही मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा गैसों का मिश्रण यहीं पर पाया जाता है। और इसकी विशेषता एक और ये है कि ध्यान यहाँ पर केवल आपको ये रखना है कि यहाँ पर नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर काम करती है, तापमान की सामान्य ह्रास दर यहाँ पर काम करती है। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी से हम ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटने लगता है। और तापमान घटकर यहाँ कितना हो जाता है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर -50 तक और ध्रुवों पर तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान इस लेयर का पाया जाता है। ठीक है,
ये एक तो ध्यान रखना है, तापमान की सामान्य ह्रास दर काम करती है, गैसों का सर्वाधिक मिश्रण पाया जाता है, भारी भारी गैसें यहीं पर पाई जाएगी भाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सारी की सारी गैसें क्या हैं, भारी गैसों के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ पर सारी भारी गैसों की मात्रा, भारी भारी गैसें जो है वो वायुमंडल की इसी लेयर में आपकी पाई जाती हैं। अगली चीज मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जलवाष्प जो है वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, 90% जलवाष्प की मात्रा मैंने आपको बताई थी 8 किलोमीटर तक ही है। तो इसी लेयर में सारी की सारी मौसमी घटनाएं भी इसी लेयर में होगी। तो समस्त मौसमी घटनाएं, चाहे वो बादल बनना है, चाहे वो संघनन है, चाहे वो बर्षण है, चाहे वो वाष्पीकरण है, चाहे वो तड़ित झंझावत है, चाहे वो पाला है, चाहे वो तुषार है, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया कोहरा है, ठीक है। ये समस्त जल वायुमंडल की जो आपकी मौसमी घटनाएं किसमें होती हैं, इसी भाग के अंदर होती हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, समस्त मौसमी घटनाएं भी इसी के अंदर होती हैं। और इसकी अगर ऊपरी परत पर चले जाएं तो इसकी जो सबसे ऊपरी सीमा है, जिसको क्षोभ सीमा बोलते हैं, तो क्षोभ सीमा पर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवनें पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि जेट धाराएं कहाँ पर पाई जाती हैं, या जेट धाराएं वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत या क्षोभ सीमा पर ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये स्थिति ध्यान रखनी है इसके बारे में। दोबारा से रिपीट कर दूं, क्षोभ मंडल में 3-4 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, तापमान की सामान्य ह्रास दर काम करती है, और तापमान की सामान्य ह्रास दर आप जानते होंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, 1000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है, ठीक है। या 165 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। इस दर को हम बोलते हैं तापमान की सामान्य ह्रास दर। तो तापमान की सामान्य ह्रास दर किस मंडल में काम करती है, तो ये मंडल आपका है क्षोभ मंडल। दूसरी चीज ध्यान रखें, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है, 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, 18 किलोमीटर। तो इसकी औसत ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी। तो यहीं पर कन्फ्यूजन या आप कुछ लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा कि हमने तो इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर पड़ी है। तो ध्यान रखना, 18 और 8 को जोड़ दो, 18 और 8 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 13 किलोमीटर आ जाएगी। तो ध्यान रखना क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इसको संवहन मंडल भी बोलते हैं। धरातल पर गैसें गर्म होती हैं, गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठेगी, तो जहां पर ज़्यादा तापमान होगा वहां पर गैसें ज़्यादा ऊंचाई पर पाई जाएंगी, और जहां तापमान कम होगा वहां गैसें कम ऊंचाई पर पाई जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, भूमध्य रेखा पर साल भर तापमान ज़्यादा रहता है तो गैसें संवहनित होकर ऊपर जमा हो जाएंगी। तो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, जबकि ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ऊंचाई कम होती चली जाती है, क्योंकि तापमान कम होता चला जाता है। अब क्षोभ मंडल जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के बीच में, या 0 से 3 किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं घर्षण परत। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लेयर बोलते हैं, क्योंकि धरातल पर इसी भाग में सबसे ज़्यादा क्या चलती हैं, पवनें चलती हैं। तो पवनों के कारण क्या होगा, घर्षण पैदा होगा। और 3 किलोमीटर से ऊपर चले जाओ तो यहाँ पर चक्रवात, प्रतिचक्रवात जैसी घटना आपकी पाई जाती है। तो 2 भागों में भी इसको बांट देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, समस्त मौसमी घटना यहीं पर होती हैं, चाहे वो बादल बनना हो, चाहे वो बिजली कड़कना हो, चाहे वो तड़ित झंझावत हो, चाहे वो आपका कोहरा हो, चाहे वो पाला हो, चाहे वो बाष्पीकरण हो, चाहे वो संघनन हो। तो समस्त मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। और क्षोभ मंडल में ऊपरी सीमा पर, क्षोभ सीमा पर क्या पाई जाती हैं, जेट धाराएं पाई जाती हैं। तो ये विशेषता है किसकी, क्षोभ मंडल की। अब क्षोभ मंडल से थोड़ा ऊपर चल जाते हैं तो समताप मंडल आ जाएगा। और समताप मंडल में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था
इस भाग में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। तो 90% ओजोन गैस इसी भाग में पाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, समताप मंडल को ओजोन मंडल भी बोल देंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो समताप मंडल ध्यान रखना ओजोन मंडल भी कहलाता है। और इसकी एक और विशेषता है, यहाँ पर तापमान की सामान्य ह्रास दर काम नहीं करती है। इस परत में हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान बढ़ने की बजाय घटने की बजाय तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। यहाँ तापमान घट रहा था, -50 से -80 तक पहुँच गया था, लेकिन इस भाग में तापमान बढ़ने लगता है और तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें तापमान की सामान्य ह्रास दर काम नहीं करती है, ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करेगी, तो इस लेयर का तापमान घटने की बजाय क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर तापीय विलोमिता पाई जाती है। मतलब सामान्य तौर पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ जाने पर तापमान घटता है, लेकिन यहाँ तापमान घटने की बजाय बढ़ रहा है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, तापीय विलोमता बोलते हैं, थर्मल इन्वर्जन बोलते हैं। जबकि तापीय प्रतिलोपन होता है, ऊपर जाने पर तापमान में घटाव होता है, घटता है, कम होता है। अगली इसकी विशेषता ध्यान रखें, तापमान की सामान्य ह्रास दर काम नहीं कर रही है, सबसे ज़्यादा ओजोन गैस पाई जा रही है, तो ओजोन मंडल भी बोल देते हैं। ओजोन गैस क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस है, तो तापमान क्या करेगी, बढ़ा देगी। अगली चीज़, यहाँ पर कोई मौसमी घटना नहीं पाई जाती, और जब कोई मौसमी घटना नहीं पाई जाएगी तो ये परत पूरी तरह से कैसी होगी, एक शांत लेयर होगी, बिल्कुल काम लेयर होगी। तो जब शांत लेयर होगी तो जेट और हवाई जहाज के उड़ने के लिए सबसे अनुकूल दशाएं बनती हैं। तो ध्यान रखना, ये एक शांत परत होने के कारण यहाँ पर जेट और हवाई जहाज उड़ना पसंद भी करते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जेट और हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ना पसंद करते हैं बच्चों। तो ये परत आपकी कौन सी होगी, समताप मंडल होगी। ठीक है, समताप सीमा तक पहुंचते पहुंचते तापमान कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो 2-3 विशेषताएं इस परत की आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा और ऊपर की तरफ हम खिसक जाएं तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल में प्रवेश कर जाएंगे। और मध्य मंडल की क्या विशेषता है कि मध्य मंडल में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ने की बजाय क्या होगा, घटने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एरो में बता दिया हूँ, या नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो तापमान जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तापमान बढ़ने की बजाय क्या हो रहा है, घट रहा है। और तापमान यहाँ पर घटकर ऊपरी सीमा तक पहुँचते पहुँचते कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। और -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वायुमंडल की किसी भी परत का नहीं होता। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो बेझिझक आप लगा देना, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कहलाती है कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कहलाती है मध्य मंडल। अब मध्य मंडल की यहाँ पर हम बात करें तो मध्य मंडल में आप देखेंगे ऊपर से, कल हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे उल्का पिंड की घटना की। तो उल्का पिंड की घटना जब खुले आसमान में आप देखते हो तो चमकीली चीज नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, उसी को हम बोलते हैं उल्का पिंड की घटना या शूटिंग स्टार। तो वो उल्का पिंड की घटना आपको किस मंडल में दिखाई देती है, तो ये मंडल कौन सा है, मध्य मंडल ही है। तो मध्य मंडल में क्या है, उल्का पिंड की घटना है। मतलब जो उल्का पिंड अंतरिक्ष इसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं वो मध्य मंडल में घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो उल्का पिंड आपके नष्ट हो जाते हैं कहाँ पर, घर्षण के कारण इस भाग में उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके और ऊपर की,
तो मध्य मंडल के बाद आपका कौन सा आता है, आयन मंडल आता है। और आयन मंडल की क्या विशेषता है कि आयन मंडल आपको पता होगा, इसका नाम ही आयन मंडल क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सभी गैसों के क्या होते हैं, आयंस पाए जाते हैं। तो गैसों के आयंस की अधिकता होती है। यहाँ तक गैसें क्या थी, अपने अणु की फॉर्म में थी, यहाँ पर गैसें अपने मॉलिक्यूल की फॉर्म में आती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे गैसें टूट जाती हैं और टूटकर क्या होगी, आणविक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर सभी प्रकार के गैसों के आयंस पाए जाते हैं। इसके कारण इस मंडल को हम आयन मंडल बोल देते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रकार की गैसों के क्या हैं, आयन पाए जा रहे हैं। इसके कारण इसका नाम क्या हो गया, आयन मंडल। ठीक है, अब ये काफ़ी बड़ी लेयर है, 80 से 640 किलोमीटर तक है। तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि इस लेयर में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान घटेगा या बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आयंस का मतलब क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल होता है, आवेशित कण होते हैं। और ये आवेशित कण, अगर ये आवेशित कण क्या होंगे, सौर विकिरण यहाँ पर पड़ेगा तो सौर विकिरण के कारण ये आवेशित क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे, सौर विकिरण को अवशोषित कर लेंगे। तो यहाँ पर तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। इसीलिए आयन मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है। तो आयन मंडल को क्या बोलते हैं, ताप मंडल भी बोलते हैं। बच्चों ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आयन मंडल ताप मंडल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ जाता है और बढ़कर कितना हो जाता है, 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ठीक है, एक तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता आपको ये ध्यान रखनी है कि इस मंडल में एक चमकदार घटना होती है। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, जब सौर विकिरण इस भाग में प्रवेश करता है तो यहाँ पर एक चमकदार घटना होती है। इस चमकदार घटना को क्या बोलते हैं, अरोरा की घटना बोलते हैं। और मैंने बताया था कि अरोरा की घटना ध्रुवों से दिखाई देती है। उत्तरी ध्रुव पर इसको अरोरा बोरेलिस बोलते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी ध्रुव पर इसको अरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अरोरा की घटना कहाँ होती है, आयन मंडल के अंदर ही होती है। ठीक है, अगली क्या है कि ये एक बड़ी परत है, तो इसको कुछ सब परतों में भी विभाजित किया गया है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इसको कुछ सब लेयर में विभाजित किया गया है और वो सब लेयर कहलाती हैं, डी लेयर है, ई लेयर है, एफ लेयर है और जी लेयर है। तो डी ई एफ जी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये लेयर आपकी दिखाई देगी। डी लेयर की क्या विशेषता है, ई लेयर की क्या विशेषता है, एफ लेयर की क्या है और जी लेयर की। या ये पूछा जाए कि आयन मंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है और डी ई एफ जी दे दिया जाए तो सबसे ऊपर क्या होगी, जी होगी, उसके नीचे एफ होगी, ई होगी और फिर क्या आ जाएगी, डी लेयर आ जाएगी। अब ये आयन क्या करते हैं, इन आयनों की क्या विशेषता है कि जो रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से ऊपर जाती हैं, उन रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का काम कौन करता है, यही भाग करता है। तो रेडियो तरंगें परावर्तित कहाँ से होती हैं, रेडियो तरंगें परावर्तित आपकी इसी मंडल से होती है। तो आयन मंडल क्या करता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का काम करता है। और जब अरोरा की घटना होगी तो तेजी से रेडिएशन वहां पर पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा कि दूर संचार को बाधित करने का काम करता है। तो ध्यान रखना, अरोरा हमेशा रेडियो तरंगों को बाधित करता है, दूर संचार को बाधित करता है। तो देखिए आयन मंडल की क्या क्या विशेषता हो गई। पहली चीज तो ध्यान रखना,
आयन मंडल में समस्त गैसों के आयन पाए जाते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल में तेजी से तापमान बढ़ जाता है, 1000 से 1400 हो जाता है, इसलिए इसको ताप मंडल भी बोल देते हैं। ठीक है। आयन मंडल में अरोरा की घटना दिखाई देती है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावित करता है और आयन मंडल कुछ सब परतों में विभाजित है, कुछ उप परतों में या सब लेयर में विभाजित है। उसमें डी, ई, एफ, जी है। तो डी नीचे है, ई ऊपर है, एफ और जी सबसे ऊपरी परत है और डी सबसे निचली परत कहलाती है। तो ये एक तो ध्यान रखें। अब देखिए हम आ जाते हैं किस मंडल पर, बहिर्मंडल पर आ जाते हैं, जो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाता है। और बहिर्मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता ही रहता है और यहाँ पर तापमान बढ़कर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। ठीक है। बहिर्मंडल, पहली चीज़, पहला पॉइंट बहिर्मंडल में मैं लिखाऊंगा कि बहिर्मंडल, ध्यान रखना, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कहलाती है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। दूसरी विशेषता है, इस मंडल का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। ठीक है। इसका तापमान कितना है? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये परत अंतरिक्ष के साथ जुड़ी होती है। तो ये भी पूछा जाएगा कि वायुमंडल की कौन सी परत अंतरिक्ष के साथ सम्मिलित है। तो ध्यान रखना, बहिर्मंडल अंतरिक्ष के साथ सम्मिलित रहता है। और इसकी एक और विशेषता है, और ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो कृत्रिम उपग्रह आपके पृथ्वी से छोड़े जाते हैं, वो कृत्रिम उपग्रह, ध्यान रखें, पूछा जाता है कि किस भाग में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, कृत्रिम उपग्रह बहिर्मंडल में ही परिक्रमण करते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं, चाहे वो GSLV हो, चाहे वो PSLV हो, सारे के सारे कहाँ पर हैं? बहिर्मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। तो ये वायुमंडल की विशेषताएं आप जान गए। नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं को हम लोग क्या कर लेते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक एक करके, क्या क्या इसमें से पॉइंट बन सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको फिर लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, वायुमंडल की संरचना की बात करें तो सबसे पहले लिख लीजिए, ये हम क्या बात कर रहे हैं? तापीय विशेषता के आधार पर। तो या ऐसे लिखिए, तापीय विशेषता के आधार पर। तो तापीय विशेषता के आधार पर सबसे पहले हम बात करें क्षोभ मंडल। ठीक है। और क्षोभ मंडल को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है। और क्षोभ मंडल में हम लिख लें सबसे पहला, क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक होती है। 8 किलोमीटर तक होती है। तो भूमध्य रेखा पर 18 और ध्रुवों पर कितनी होती है? 8। क्यों? क्योंकि धरती गर्म होगी, वायु गर्म होगी, तो वायु क्या होगी? संवहनी तरंगों में कन्वर्ट हो जाएगी। संवहनी तरंगों के कारण वायु का तापमान ऊपर तक होगा। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना
यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है, ये स्थिति बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये क्या है, ध्रुव। तो भूमध्य रेखा पर वायु गर्म होकर ज़्यादा ऊंचाई पर स्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पर वायुमंडल की ऊंचाई ध्यान रखना कितनी हो जाती है, 18 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, जबकि ध्रुवों की तरफ हम जाएंगे तो वायु भारी हो जाएगी और भारी होकर नीचे तक स्थापित रहेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर तक रहती है। तो भूमध्य रेखा पर क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, और तापमान ज़्यादा होगा, वायु गर्म होगी तो ज़्यादा ऊंचाई पर स्थापित हो जाएगी, और यहाँ तापमान क्या होता है, कम रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। पहला पॉइंट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्यों भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है और क्यों ध्रुवों पर कम होती है। इसका क्या कारण है कि पवनों का संवहन यहाँ ज़्यादा ऊंचाई तक होता है, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेते हैं। क्षोभ मंडल, ठीक है, तो ध्यान रखें क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को यहाँ पर। औसत ऊंचाई, औसत निकालना तो जानते होंगे, औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। और एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखें, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल, ठीक है, भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको संवहन मंडल, क्योंकि पवनों का यहाँ पर क्या होता है, संवहन ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसके कारण इसको संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल भी इसको बोल देते हैं। तो विक्षोभ मंडल, या एक और यहाँ पर लिख लें परिवर्तन मंडल, तो और भी कई नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें एक पॉइंट। इसके अलावा नेक्स्ट लिख लें यहाँ पर, तापमान की सामान्य ह्रास दर, तापमान की सामान्य ह्रास दर, तापमान की सामान्य ह्रास दर ध्यान रखना क्षोभ मंडल में कार्य करती है, क्षोभ मंडल में ही कार्य करती है। तो केवल क्षोभ मंडल में ही तापमान की सामान्य ह्रास दर कार्य करती है, या इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है नॉर्मल लैप्स रेट का, ध्यान रखें, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटना या 1000 मीटर की ऊंचाई पर
6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट। तो सीधा भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, ध्यान रखना कि तापमान की सामान्य ह्रास दर किसे कहा जाता है। तो तापमान की सामान्य ह्रास दर, ध्यान रखना, तापमान किसके कारण रह रहा है? गैसों के कारण ही होता है, धूलकण के कारण है, जलवाष्प के कारण है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इन सब की मात्रा में कमी आती चली जाएगी, तो जाहिर सी बात है तापमान की मात्रा में भी कमी आती चली जाती है। तो ये मेन कारण है। तो ध्यान रखें इस बात का कि ये जो तापमान में कमी हो रही है ये ऊपर जाने पर गैसों की मात्रा में कमी के कारण भी है। ठीक है, तो तापमान की सामान्य ह्रास दर, ध्यान रखना, क्षोभ मंडल में ही कार्य करती है, क्षोभ मंडल में ही ये कार्यरत रहती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान आपका कम होगा, और तापमान कितना कम हो जाता है? ठीक है, तो यहां पर लिख लें, तापमान की सामान्य ह्रास दर के अनुसार तापमान की सामान्य ह्रास दर के अनुसार भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान घटकर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ध्रुवों पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो -50 से लेकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। सिंपल सी बात है, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है। ठीक है, तो ध्रुवों पर वायुमंडल कहाँ पर फैला है? यहाँ तक है। ध्रुवों पर वायुमंडल इस तरह से है और भूमध्य रेखा पर ये इस तरह से है। यहाँ पर वायुमंडल की ऊंचाई ज़्यादा पाई जाती है, गैसें ज़्यादा ऊंचाई तक विद्यमान हैं, 80 किलोमीटर तक, वो यहाँ पर 18 किलोमीटर तक विद्यमान है, और जबकि यहाँ पर गैसें कितनी है? 8 किलोमीटर तक ही है। और जैसे जैसे यहाँ पर आपको पता है इधर की तरफ तापमान ज़्यादा रहता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, तो यहाँ की इसकी जो ऊपरी सतह होगी यहाँ पर तापमान घटकर कितना होगा? -50 या -45 भी कहीं लिखा रहता है, तो एक ही बात है, 50 और 45, और यहाँ पर घटकर कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो -50 भूमध्य रेखा के ऊपर और -80 कहाँ पर हो रहा है? ध्रुवों के ऊपर तापमान आपका दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें इसमें। एक तो तापमान की सामान्य ह्रास दर क्लियर हो गई होगी क्या है, और तापमान यहाँ पर कितना रहता है। अगला पॉइंट एक और ध्यान रखें, ध्यान रखना, क्षोभ मंडल या लिखें वायुमंडल की समस्त गैसों के द्रव्यमान का 75% भाग केवल क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है,
तो समस्त वायुमंडल के अंदर जो गैसों के द्रव्यमान को अगर लेते हैं तो उसका 75% भाग केवल किस में पाया जा रहा है? क्षोभ मंडल में। क्यों पाया जा रहा है? कि ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और यहाँ पर जितनी भी भारी भारी गैसें हैं, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जितनी भी भारी गैसें हैं वो नीचे पाई जाएगी और हल्की गैसें कहाँ पाई जाएगी? ऊपर की तरफ पाई जाएगी। तो ध्यान रखना 75% भाग आपका इसी भाग में, आपका द्रव्यमान इसी भाग में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे, अगला पॉइंट लिख लेना। जल वाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, तो जलवाष्प भी सबसे यहाँ पर पाया जाएगा और जलवाष्प अगर पाया जाएगा तो ध्यान रखना समस्त मौसमी घटनाएं, समस्त मौसमी घटनाएं और मौसमी घटनाएं जैसे जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, बादलों का निर्माण, तड़ित झंझावत, ठीक है, पाला, कोहरा इत्यादि। ठीक है, ध्यान रखना क्षोभ मंडल में ही होती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। तो सारी की सारी जो मौसमी घटनाएं वो केवल किस में होती हैं? क्षोभ मंडल के अंदर ही पाई जाती हैं। ये सारी की सारी मौसमी घटनाएं हैं और भी इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं कौन कौन सी मौसमी घटनाएं आप देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और यहां पर जान लेते हैं। अब जो क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा है जिसको हम क्षोभ सीमा बोलते हैं, तो क्षोभ सीमा पर अगर आप देखें तो क्षोभ सीमा पर क्या होता है? जेट धाराएं पाई जाती हैं, जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ध्यान रखना क्षोभ सीमा पर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवनें जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम्स पाई जाती हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि जेट धाराएं कहाँ पर पाई जाती है? तो ये ध्यान रखना क्षोभ सीमा पर ही पाई जाती है। अब जेट धारा इनका नाम क्यों पड़ा? ऐसा नहीं है कि ये तेज गति से चलती है इसी वजह से इसको जेट धारा नाम पड़ा। जेट धारा नाम इसका पड़ा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखेंगे जब दो धड़ों के बीच में ये विश्व युद्ध लड़ा गया था, एक धुरी राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्रों में आप देखेंगे कौन था? जर्मनी, जापान और इटली हुआ करता था
और मित्र राष्ट्रों में आप देखेंगे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और बाद में रूस, ये कौन से थे? मित्र राष्ट्रों के रूप में थे। तो जब वर्ल्ड वॉर बहुत तेजी से चल रहा था और यहाँ पर यूरोप में दो देश पड़ते थे, इनमें से एक था जर्मनी और दूसरा था आपका इटली, तो इन दोनों ने क्या किया? हार स्वीकार कर ली, लेकिन जापान जो है वो हार स्वीकार करने को राजी नहीं था। जापान बिल्कुल भी हार स्वीकार करने को राजी नहीं था और जापान ने क्या किया था कि अमेरिका को भी युद्ध में शामिल करवा दिया था, क्योंकि उसने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। तो जापान ने जब अमेरिका के एक द्वीप पर हमला कर दिया था, जहां पर उसका नौ सैनिक अड्डा या वायु सैनिक अड्डा था, उस पर हमला करने के बाद फिर अमेरिका के बाद कोई ऑप्शन नहीं थे, तो अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों पर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फैटमैन नाम से दो बड़े बम यहाँ पर गिराए थे और उन बमों से वो नष्ट हो गया था। उसके तुरंत बाद ही आप देखेंगे 10 अगस्त 1945 को ही जापान ने सरेंडर कर दिया था और 15 अगस्त 1945 को जापान ने ऑफिशियल सरेंडर किया था। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी का जो दिन है वो 15 अगस्त चुना था। 15 अगस्त चुना था क्योंकि 15 अगस्त को विश्व के उस समय के सबसे ताकतवर देश को झुकने पर मजबूर किया था, घुटने टेकने पर या आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया था। तो 15 अगस्त को ऐतिहासिक बनाने के लिए आज़ादी का दिवस 15 अगस्त चुना गया था। ये इसके पीछे की स्थिति है। अब हमारा इससे जेट धाराओं से क्या संबंध है? तो आपको पता होगा कि जो परमाणु बम लेकर हमला करने के लिए जापान की तरफ या जापान पर बम गिराने के लिए जो जेट विमान जाते थे, उनको जाने में ज़्यादा समय लगता था और आने में उनको कम समय लगता था। जाने में उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, वो आ बहुत जल्दी जाते थे। तो फिर बाद में जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तब इसकी जांच हुई, देखा कि जाने में समय ज़्यादा लग रहा है, आने में कम लग रहा है। तब यहाँ पर पता चला कि ऊपरी सतह पर ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जो क्षोभ सीमा है, यहाँ पर जो क्षोभ सीमा है, यहाँ पर अत्यंत तीव्र गति से कुछ पवनें चलती हैं और जाहिर सी बात है अब इनके विपरीत दिशा में कोई जहाज जाएगा तो उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इनके साथ साथ में अगर वो आएगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तब इनका नाम क्या पड़ गया? जेट धाराएं इनका नाम पड़ा। तो जेट धारा नाम पड़ने के पीछे की ये स्थिति है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? जेट धाराएं बोल देते हैं। तो जेट धाराएं ध्यान रखना कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा पर ही पाई जाती हैं। तो क्षोभ सीमा पर दिखाई देती हैं जेट धाराएं, जो भूपृष्ठ से लगभग 8 से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर सामान्य तौर पर देखी जाती है। अब देखिए बात करें, हम इसकी बात कर रहे हैं क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल को दो भागों में बांट देते हैं। क्षोभ मंडल को दो भागों में बांट देते हैं, दो परतों में इसको विभाजित कर लेते हैं। एक कहलाती है, इसको बोलते हैं हम घर्षण निचली परत और एक ऊपरी परत। एक कहलाती है निचली परत जो 0 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी गई है, और एक कहलाती है ऊपरी परत। ऊपरी परत जो 3 से लेकर 18 किलोमीटर तक मानी गई है। ठीक है। निचली परत को ध्यान रखना घर्षण परत भी बोलते हैं, फ्रिक्शन लेयर भी कहा जाता है, घर्षण परत भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायु परिसंचरण द्वारा इस भाग में घर्षण होता है। तो सबसे ज़्यादा वायु परिसंचरण इसी भाग में होता है, आंधी तूफान यहीं पर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें ऊपरी परत की, तो ये जो परत है, इस परत के अंदर हम देखेंगे तो ऊपरी वायु परिसंचरण, ऊपरी वायु परिसंचरण
जैसे जेट धाराएं वगैरह, ऊपरी वायु परिसंचरण, चक्रवात और प्रतिचक्रवात जैसी घटनाएं पाई जाती हैं। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात जैसी स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये स्थिति ध्यान रखें किससे संबंधित है, ये आपकी कहलाती है क्षोभ मंडल से संबंधित है। तो ये स्थिति हम जान गए किसके बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में। तो देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की थी, ठीक है, यहाँ से हमने शुरुआत की थी कि वायुमंडल की संरचना को किस तरह से हम विभाजित करेंगे। तो एक तो तापीय विशेषता के आधार पर और दूसरा रासायनिक विशेषता के आधार पर। तो तापीय विशेषता के आधार पर तो सामान्य पढ़ते हैं, लेकिन रासायनिक विशेषता के आधार पर पूछा जाए तो सम मंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आ जाता है, और विषम मंडल में आयन मंडल और बहिर्मंडल आपका आ जाएगा। फिर मैंने आपको सारी की सारी वायुमंडल की परतों की विशेषताएं आपको बताई थी। तो इसको डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं और नॉर्मल तरीके से वैसे भी समझा जा सकता है। एक एक लेयर की मैंने विशेषताएं आपको बताई। अभी हमने बात की केवल किसकी, विस्तार से बात की क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई आप जान गए भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर ये कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा है तो वायु संवहनित होकर ऊपर की तरफ इकट्ठी होती है, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। और यहाँ तापमान कम होता है, भारी होती हैं तो गैसें नीचे पाई जाती हैं। फिर हमने क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की बात करी। तो औसत ऊंचाई इसकी ध्यान रखें कितनी होती है, 13 किलोमीटर। और क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा गैसों का संवहन होता है, संवहन मंडल भी, विक्षोभ मंडल भी, और ध्यान रखना परिवर्तन मंडल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जगह जगह पर इसमें लेयर में क्या होता है, अलग अलग परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी ध्यान रखना, इसमें तापीय प्रतिलोपन भी होता है। तापीय प्रतिलोपन की घटना भी इसके अंदर होती है। नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर मैंने आपको बताई। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान में कमी आती चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं तापमान की सामान्य ह्रास दर। उसके बाद हमने बात की किस प्रकार से इसका द्रव्यमान है, कुछ और फैक्ट हमने जाने, कितना तापमान रहता है, कौन कौन सी मौसमी घटनाएं इसके अंदर होती हैं। तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जलवाष्प पाया जाता है और इसी के कारण समस्त मौसमी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। और उसके बाद फिर हमने बात की थी इसके क्षोभ मंडल की ऊपरी और निचली परत की। ठीक है, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी परतों की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। तो सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को।